हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी, हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, बेसिकली तो हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकली हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे समझा, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा रोजगार है जो रूरल सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करता है। भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि इनकम सोर्स जो है, जो सेक्टर्स कमाई का जरिया है, जो सेक्टर्स हैं, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, हम लोग प्राइमरी सेक्टर को यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का हमने एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ा। ठीक है, एग्रीकल्चर पार्ट कैसे वर्कआउट करता है, ठीक है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो गई, उसका पूरा सेटअप हो गया, उन सारी चीजों को पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी जाना कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा और भी कितने सारे नॉन एलाइड सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, वो सारी चीजों को हमने जाना। अब ये आखिरी वीडियो है जो बोल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये होता क्या है वो मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। तो देखो, अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल, सस्टेन करने का मतलब क्या होता है कि देखो हमारी इकोनॉमी में कितने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन का उन रिसोर्सेज का किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता देखा जा रहा है। कई बार क्या होता है कि हम लोग इकोनॉमिकल कंसर्न, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारे नेचर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, एग्रीकल्चर सेक्टर, हर साल आप लोग न्यूज में सुनते हैं पराली जला दी जाती है। पराली होती है ना, जो चावल की धान कटती है उसके बाद जो नीचे नीचे का एरिया रहता है उसको जला दिया जाता है पंजाब में, जिसकी वजह से लोग कहते हैं फॉग वगैरह आता है। अब वो एक इकलौता कारण नहीं होता है फॉग आने का, क्योंकि फॉग उस दौरान क्या होता है कि दिल्ली एनसीआर की हवा का लेवल जो है कम हो जाता है, ठंड आने वाली होती है, तो वो फॉग का एक दूसरा कारण भी होता है। ठीक है, लेकिन पराली भी एक कारण बन जाता है यहाँ पे कि पॉल्यूशन में कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर जो है अब हमारा ऑर्गेनिक नहीं रहा है। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है जो चीज नेचुरल बन के तैयार होती है, क्योंकि हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा था, हम लोगों ने ये जाना था कि हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब हम लोगों ने देश आजाद हुआ 1947 से पहले तक का हम सारा पढ़ते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है क्योंकि हमारे देश में भुखमरी ज्यादा थी, लोग ज्यादा थे और पैदावार कम थी अनाज की। तो उस अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए, HYV सीड्स लेकर आए, जिसके चलते हुए प्रोडक्शन बढ़ गई। अब ये जो प्रोडक्शन बढ़ी, तो ये तो देखो नेचुरल नहीं थी, ये तो ऑर्गेनिक नहीं थी, ये तो एक आर्टिफिशियल सीड्स के थ्रू हम लोगों ने इस चीज को बढ़ावा दिया, और जरूरी भी था क्योंकि देश में भुखमरी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उस इतने सालों में ये सारी चीजें होते होते क्या हुआ, इसके चलते हुए क्या हो रहा है, पानी का लेवल गिरता जा रहा है। ठीक है, हाई फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जैसी चीजें लग रही हैं जो उसमें, तो उससे क्या है कि हमें जो खाने के जो पदार्थ हैं जो बन के तैयार हो रहे हैं, चाहे मैं फ्रूट्स की बात करूं चाहे वेजिटेबल्स की बात करूं, हर इंसान खा रहा है, पर क्या वो इंसान के शरीर में सही ढंग से लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऊपर से उसकी वजह से हमारा नेचर एक्सप्लॉइट हो रहा है। नेचर का जो हम लोग देख रहे हैं, एनवायरनमेंट एक हमारा बहुत बड़ा कंसर्न होता है इकोनॉमिक्स में। हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा नेचर इसमें सबसे ज्यादा सर्वाइव कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों का कटना, और जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड का कटना, तो एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है तो जंगल कटते जा रहे हैं। तो वो जो सारा सस्टेनेबल हम चीज चाह रहे हैं कि अगर हम लोग आज सारे रिसोर्सेज को खत्म कर देते हैं तो आने वाली जनरेशन के पास जो है क्या रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो इसलिए सस्टेनेबल का मतलब होता है चीजें लंबे अरसे तक सस्टेन रहे, ताकि आने वाली जनरेशन को वो चीज मिलती रहे। ठीक है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर में हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? तो देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल मतलब हो गया कि ना तो कोई HYV सीड्स को हम लोग यूज करेंगे, ना ही किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड या फिर किसी भी तरीके का जो फर्टिलाइजेशन होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो देसी फार्मिंग होती है, जो देसी बीज उगा के उसमें जो जानवरों का डंक वगैरह मिला के और बेसिक तरीके से ही उसको उगाया जाए, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऑर्गेनिक होगा तो समय लेगा, ठीक है, प्रोडक्शन कम होगी। लेकिन अब हम लोग तो एक्सेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, अब हमारे देश में पैदावार की तो कमी नहीं है, तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग भी जरूरी है हमारे देश में। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है कि अब ऑर्गेनिक फूड्स का भी होना जरूरी है, और उसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। ऊपर से लो कॉस्ट भी होता है, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल एग्रीकल्चर सेक्टर है अभी जो चल रहा है उसमें हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें हमारी कॉस्ट इनपुट कम लगता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीके से ही काम किया जाता है, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। तो हम लोग अवेयरनेस और कंसर्न से रिलेटेड शुरू करते हैं
कि देयर इज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। तो ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो हार्मफुल बेस्ड जो जितना भी फर्टिलाइजेशन जो जितनी भी चीजें डाली जाती है उसका इफेक्ट जो है उस पर पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम, अब हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो भी खराब होता जा रहा है इन सारी चीजों के चलते हुए। देखो एग्रीकल्चर ही नहीं आप एक इकलौता ऐसा मुद्दा है, इंडस्ट्रीज में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, चीजें तो हर जगह खराब ही होती चली जा रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लोग चीजों में इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसका इंपैक्ट हमारे नेचर में, हमारे इकोसिस्टम में तो हर तरीके से पड़ता हुआ दिख ही रहा है। ठीक है, उसके अलावा बात करूं फिर मैं डिप्लेशन ऑफ वाटर सोर्स। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ज्यादा पानी की पैदावार है, बरसात हमारे यहाँ होती नहीं है, एनवायरमेंट पूरा खराब हो चुका है, तो क्या हो रहा है, हमारा वाटर लेवल गिरता जा रहा है, पानी की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो रही है, पानी का लेवल भी गिरता हो जा रहा है। ठीक, उसके अलावा हार्म लाइफ स्टॉक, और ये सारी चीजों के होते हुए क्या हो रहा है, हमारी पूरी लाइफ पे हमारा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हमें लेकर आनी पड़ेगी, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या थी, देयर इज अ रिस्टोर, मेंटेन एंड एनहांस इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है वो तो मैंने आप लोगों को बता दी, ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है जो बुक में लिखी हुई थी। ठीक है, इसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो इसमें टॉपिक बस यही ऑर्गेनिक फार्मिंग बताया गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो उसके कुछ फायदे और कुछ चैलेंजेस पढ़ लेते हैं, बस उसके बाद खत्म हो जाता है चैप्टर। तो बेनिफिट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब्स्टिट्यूट कॉस्टली इनपुट, तो यानी कि जो ज्यादा इनपुट लग रही है एग्रीकल्चर में, आज के जमाने में कॉस्टली इनपुट है, वो सस्ती पड़ जाती है यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली जैसे गाय का जो गोबर, जिसको हम डंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो खाद में काम आ जाता है। पेड़ की जो पत्तियां होती हैं जो झड़ जाती हैं उसको दबा दें अगर हम मिट्टी में, तो उससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो हम HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी है वो भी गिरती जा रही है। तो वो जो बढ़िया न्यूट्रिएंट्स अगर हमें चाहिए तो वो हमें कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस के थ्रू देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात करो न्यूट्रिशन वैल्यू, जो भी मैंने आपको बात करी, तो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाला प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, उसके अलावा बात करो एम्प्लॉयमेंट। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी देखने को मिलेगा, लोगों की जरूरत पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक, उसके अलावा बात करो पेस्टिसाइड फ्री, तो फ्री पेस्टिसाइड वाला प्रोडक्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे कोई ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नेचुरल पेस्टिसाइड जो हम लोग बना के उसको छिड़कावा कर सकते हैं ताकि पौधों की सुरक्षा हो सके, कोई कीड़ा ना लगे उसमें, और कोई भी मार्केट का बना हुआ इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। फिर अगर बात करूं चैलेंजेस के, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस इसकी बहुत ज्यादा कम है, एग्रीकल्चर सेक्टर का तो वैसे ही हालात खराब है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसीज अभी इतनी इंप्लीमेंट हुई नहीं है, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेटअप चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग बात फार्मिंग की करते हैं, एग्रीकल्चर की करते हैं, तो आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। कई बार ये बात मार्केट में आती है, लोग कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। आजकल यूथ का कहीं दिमाग चलता है बिजनेस में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ो, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बार किसान से पूछो कि भरती हुई धूप में किस तरीके से जब वो हल चलाया जाता है मिट्टी में ना, तो वो सोचने और समझने वाली चीज है कि किसान ही उस चीज को समझ सकता है। एक शहर का इंसान खेती बाड़ी करने जाएगा तो 4 दिन के बाद ही वो मना कर देगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंप्लीमेंट तो करना चाहिए नेचर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि साथ ही साथ इसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोल होना चाहिए इसमें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होने के लिए। ठीक है ना, तो जो ये था इस बुक में बताया गया था कि एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी अब इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये था टॉपिक, और यहीं पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत डीप और रेडिकली अच्छे से पढ़ा। ठीक है ना, तो यही था मेरा टॉपिक, और यहीं पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यही था मेरा आज का काम। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।